वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंज़िल मुराद कामरान हफीज़ चौहान के साथ। सर, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर मुझे बताइएगा ज़रा कि जो नैब ने कल ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार किया है, क्योंकि उनके जो आमदन है वो असासाजात जो हैं वो आमदन से ज़ाहिद हैं, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल करना है कि क्या इस बार ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नैब को मुतमिन कर पाएंगे या नहीं? देखिए निदा, बात ये है, ये जो लोग तो ये भुगत रहे हैं ना, इनके बारे में तो एक मैं बिल्कुल वाज़ेह कहूँगा कि ये शायद मुकाफ़ात अमल से गुजर रहे हैं। अच्छा। जब ये इख्तियार में थे तो ये फ़िरौन थे और उस वक्त ये इंसान को इंसान नहीं समझते थे। आज ये जो गिरफ्तारी है वो कहें कि पीछे कोई इदारे हैं, आप कहें कि इमरान खान कर रहा है। मैं ये कहता हूँ निदा कि ये तमाम हालात उस कुदरत ने बनाए हैं और वो कुदरत इमरान खान को आगे ले आई है और उनके पीछे अगर कोई इदारे हैं तो वो उनको भी ले आई है। ये वो लोग पकड़ में आए हुए हैं जिन्होंने कभी सोचा था कि हम कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे किसी की। लेकिन सवाल ये है निदा कि जब इंसाफ होता तब नजर आएगा जब ये अक्रॉस दी बोर्ड हो। अच्छा। टारगेट हंटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है टारगेट हंटिंग है? टारगेट हंटिंग है। उसकी वजह ये ना निदा कि फिर आप अक्रॉस दी बोर्ड तमाम इदारों को लोगों को ले और वो फ़ौज के हों, वो जुडिशरी के हों, वो सिविल सर्वेंट हों, वो दीगर पॉलिटिशियन हों, वो बिजनेसमैन हों, वो एग्रीकल्चरिस्ट हों। आप क्या समझते हैं कि बिजनेसमैन और एग्रीकल्चरिस्ट ने कोई करप्शन नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। निदा, इनकी अपनी शक्ल की करप्शनें हैं। और ये एक शख्स जो अनपढ़ जायल, वो उसके पास कुछ नहीं था, एक मामूली सा बिजनेस शुरू हुआ और आज वो एक बहुत बड़ी पार्क खड़ी कर ली है। ये आप देख लें, ये इतने बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर के एक एम्पायर है मशहूर। तो ये जो ये पूरा रास्ता गुजर के आए हैं, इसकी अगर एक दफ़ा आप स्क्रूटनी करें, आपको इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकती। ये एक आप क्या वो मच्छियाँ पकड़ने लगे हुए छोटी छोटी, ठीक है ना। बात यह है कि आपने अगर इस मुल्क का करैक्टर बिल्ड करना है तो निदा अक्रॉस दी बोर्ड चलना होगा। अच्छा। और वो सब कोई ही आपको छन्नी में से गुजारना होगा। फिर अगर यही है कि ज़राए आमदन से ज़ायद असासे हैं, फिर उस फिल्टर से सबको गुजारें। सही। और उसको गुजारने के लिए कोई कट ऑफ डेट ना दें। अच्छा। पीछे जाए सन 47 से शुरू हो, नहीं जाते तो उससे कहीं आगे की कोई कट ऑफ डेट लें, वहाँ से देखें कि उसने वो उसके पास जो कुछ और उसकी नस्लों और औलादों के पास है वो कहाँ से आया। ये सब फिल्टर से गुजरने वाले हैं। अलबत्ता ये लोग तो मुकाफात अमल से गुजर रहे हैं। और मैं आपको नहीं मैं बताऊँ, अगर इसी किस्म का इंसाफ रहा और यही कुछ हुआ, आने वाले वक्तों में इमरान खान और इसकी टीम भी इसी तरह के फिल्टर से गुजरेगी। अच्छा। हाँ, ये लेकिन आपको क्या लगता है ख्वाजा आसिफ मुतमिन कर पाएंगे नैब को या नहीं? क्या मुतमिन करना है निदा, जब भले वक्तों में सब ने जो कुछ कर रखा है। 25 से 30 करोड़ तक जो वो तो एक अकाउंट में, वो नहीं वो एक अकाउंट से नहीं, ये तो और तो बहुत कुछ है। ये एक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन थी, ये एक ट्रांजैक्शन थी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर जॉब है उसके वजह नहीं है इतनी, ये कोई जो कमीशन लिया गया था वो आया है उसके रूट से। दूसरी बात वैसे भी इम्पोर्टेंट बात है कि एक शख्स यहाँ का वजीर हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो और वो वहाँ पे दुबई में एक मामूली मुलाजम हो, ये तो लम्हा फिक्रे नहीं, लम्हा शर्मिंदगी थी कि हमारा वजीर किसी जगह पर एक छोटी सी एम्प्लॉयमेंट पे था और वो कोई बड़ी भी नहीं थी किसी लेवल की। दूसरी बात ये कि वो कैसी कंपनी थी जो तनख्वाहें दे रही थी इनको कि यहाँ से वो जिस वक्त दिल आए वहाँ पर आएँ और जिस वक्त दिल आए चले जाएँ। और दूसरी बात ये है कि अपना ये इनसे इनकी जो जनरल गुफ्तगू हम टी वी पर देखते सुनते हैं निदा, मुझे तो नहीं समझ में आती कि ये किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को क्या सर्विस प्रोवाइड करते होंगे जिसकी इतनी बड़ी तनख्वाहें हों। मुझे तो सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो इनमें से किसी में ऐसी कोई काबिलियत नज़र नहीं आएगी इस काबिलियत के बस कोई इनको कुछ भी अदा करे कोई बड़ी रकम। बहुत से तो ऐसे हैं जो उर्दू भी पंजाबी में बोलते हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल में तो सारा कुछ इंग्लिश में है, लिखना पढ़ना भी। तो वो ये तो कोई सर्विसेज इनकी हो नहीं सकती वैसे किसी मेरिट पर ये पूरे उतरते तो है नहीं, यानी कि मुतमईन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब घपला ही है। सही हो गया। अच्छा, पीडीएम के बारे में मैं चाहूँगी आपसे बात करूँ कि पीडीएम जो है वो दिखने में तो लगता है कि एक ही फोरम पर है, लेकिन जब इनकी तकारीर देखी जाए तो ये अपनी पार्टी को बेसिकली बूस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौका पर जो सिंध में जलसा हुआ है उसमें आपने देखा होगा जो नारे लगाए गए, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने नारा लगाया कि शेर का शिरकारी जरदारी।
दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है मरीम नवाज़ के होते हुए कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो होगा। तो आपको क्या लगता है कि जब इनके अंदर किस तरह का इत्तेफाक है? दिखने में तो लगता है कि बिल्कुल मुत्तहिद है। देखो निदा, ये भी सारा दर्द के रोने हैं, तकलीफ़ एक है, उस पर तो ये इकट्ठे हैं। लेकिन ये बड़ी मज़े की बात है कि पीडीएम का आप हाल देखें कि वहाँ पे जो स्पीचेस हो रही थी उसमें जब मरीम नवाज़ स्पीच कर रही थी तो उसमें वो कुछ इस तरह की थी, मैं सुन रहा था कि यूं करने वालों को भी माफ़ कर दिया गया, यूं करने वालों को भी माफ़ कर दिया गया, और उसमें कहते हैं कि मुल्क तोड़ने वालों को भी माफ़ कर दिया गया। तो मुल्क तोड़ने वाले का ब्लेम तो खुद भुट्टो साहब पर है, ठीक है ना, जो बिलावल के नाना है, ठीक है, एक तरफ। दूसरी तरफ नारा लग गया वहाँ पर कि शेर का शिकारी जरदारी, तो वो तो नून लीग के खिलाफ है, शेर तो नून लीग है। और फिर ये है कि मरियम के होते हुए वज़ीर आला सिंध ने वहाँ पे नारे लगवा दिए कि बिलावल वज़ीर आज़म, तो वो मरियम किधर गई, ठीक है। और फिर एक और बड़ी मज़े की बात है कि वो बिलावल साहब अपनी स्पीच के अंदर दौरान अपनी पार्टी कुर्बानियाँ गिना रहे थे, और उसमें वो नाना की जो मतलब फांसी उसके हवाले से, फिर अपने मामू के कत्ल की बात कर रहे थे, अपने वालदा की कत्ल की बात कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इनके कत्ल किसने करवाए, बहुत अहम है। और फिर अगर इसकी आप तहकीकात चाहते थे, आपके पास तो पूरी हुकूमत रही, पूरा 5 साल का टेन्योर आपके पास रहा, तमाम इख्तियारात आपके पास थे, आपने उस दौरान इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराई? आपने मुजरमों की निशानदेही क्यों नहीं की? उनको सजाएं क्यों नहीं हुई? और ये सवाल आप लोगों को, ये रोना लोगों को ना सुनाएं इस मामले में, तो आप खुद अपने वालिद साहब जरदारी साहब से पूछें कि वो उन्होंने ये क्या किया। इसका जवाब तो कोई नहीं हो सकता। इसका जवाब इनकी मतलब बेनज़ीर साहबा के और फिर इनके मामू के, इनका तो सबसे पहले जवाब दे अगर है कोई, तो वो जरदारी साहब खुद ही हैं। तो ये मेरा ख्याल वालिद साहब से पूछें बजाय इसके कि ये पब्लिक में आके पूछें, ज़्यादा बेहतर होगा। सही। लेकिन आपको क्या लगता है पीडीएम इकट्ठी है भी या नहीं? क्योंकि देखने में तो ये आता है कि अपनी अपनी पार्टी को बूस्ट कर रही हैं वो, तो फिर कौन सा इत्तेहाद है ये जो समझ से बाहर है? वो हमारे कानून में एक ज्यूरिस्ट थे, उनकी उसके अंदर एक सेइंग है कि भेड़ी और इंसान एक कॉमन काज और कॉमन रीज़न के लिए इकट्ठे किए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि कॉमन काज और ये कॉमन काज और कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से इकट्ठे हैं। एनआरओ तो नहीं है? नहीं, एनआरओ मुझे तो समझ आती है क्या, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी निदा साहब ने कहा है कि किसी भी सूरत में एनआरओ नहीं देंगे। ये भी मज़े बात, चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये कौन मज़े बात, एक तो इस लफ्ज़ एनआरओ से बड़ी कोफ्त हो गई है कि क्या है। दूसरी बात ये कि पहले वाकई ये बड़ा सवाल है कि क्या इमरान खान साहब की पास ये इख्तियार मौजूद है अमलन कि वो किसी को एनआरओ दे सकें, एक। और क्योंकि वो जिन तौक़ात के तहत आए पहुँचे उसमें तो ये चीज़ पहले शामिल है, जिसकी वजह से ही वो शायद इस जगह तक हैं इस वक्त। दूसरी बात ये कि जो इम्पोर्टेंट बात है, जो उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में ये कहा कि मैं तो एनआरओ नहीं दूंगा, अगर कोई भी देगा तो वो इस कौम को मुजरिम होगा। कोई भी देगा इससे क्या मुराद है? कौन है? इनके होते हुए जब ये खुद इख्तियार में है और ये कह रहे हैं कि कोई भी देगा तो कौम को मुजरिम होगा, इख्तियार में नहीं है, इसका मतलब कि कोई और है। इस जुमले से तो यही लगता है कि इनके इख्तियार में नहीं है, ये इनका नहीं है। और ये उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि प्लीज आप अपना हाथ हल्का करना, मेरी हुकूमत चलने देना, ठीक है ना, तो आप अपना हाथ ना उठाएं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मुल्क में जो हमारा क्राइम रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? आए दिन हम देखते हैं कि ज्यादती के केस नजर आ रहे हैं, यानी कि अवाम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उसको किसी भी तरह से, अपने मुल्क में रह कर हम ऐसा लगता है कि हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है इतना दिन ब दिन? देखो निदा, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा और जिस माशरे में अपने जो असास है हमारी बुनियाद दीन से दूरी होगी, जिस माशरे में नफ्सा नफसी आ जाएगी, इखलाकी इक़दार पामाल हो जाएंगी, उस माशरे में जानवर पैदा होंगे। वो इंसानों की शक्ल के जानवर हैं। और मैं आपको बताऊँ कि दुनिया के किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा खौफनाक जानवर खुद इंसान है। कोई जानवर इससे ज्यादा खौफनाक नहीं। जानवर बन जाएगा तो उससे बदतरीन क्या चीज होगी? इंसान जब जानवर बन जाए इससे खौफनाक जानवर ही कोई नहीं पैदा हुआ, ठीक है ना।
اور کیونکہ یہ خوفناک جانور پتہ کیوں ہے؟ اسے چیزوں کا استعمال آتا ہے. آپ کو ایک مزے بات بتاؤں، باقی کے جانور خوفناک نہیں ہیں، ان کی لمیٹیشن ہے کوئی بھی ایکٹ کرنے کی. وجہ یہ ہے ایک شیر بکری کو کیسے استعمال کرے یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اسے اس کو پھاڑ کے کھا سکتا ہے. کھا لے گا اس کو. ایک شیر گھوڑے کو کیسے استعمال کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور کا کیسا استعمال کر سکتا ہے اور دیگر جو چیزیں اس کے گرد ہیں ان کا کیسا استعمال کر سکتا ہے، اس کی بالکل ایک سرٹن لمٹ ہے. مثلا چڑیا گھونسلہ بنائے گی، تیلے اکٹھے کر کے صرف گھونسلہ بنا سکتی ہے. ہاں اس کی بس وہاں تک سوچ ہے. اور وہ گھونسلہ بھی وہ جب سے چڑیا پیدا ہوئی ہے آج تک اس گھوڑے کا اس گھونسلے کا عموماً ایک ہی ڈیزائن ہے، ایک ہی طرز ہے اور ایک ہی ڈیزائن. یہ نہیں ہے کہ وہ جو آج سے 100 سال پہلے کی چڑیا تھی وہ گھونسلہ اور بناتی تھی اور آج کی جو چڑیا ہے اس نے ملٹی سٹوری بنانا شروع کر دیا. انسان میں جو خوفناک بات یہ ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد ہر چیز کا استعمال آتا ہے، اور یہ اس لیے کسی دوسرے جانور سے زیادہ خوفناک ہے اگر یہ جانور بن جائے تو. اور آپ دیکھیں روز کی خبریں، پہلے وہ جو سیالکوٹ گجرات جاتے وہ خاتون کے ساتھ ہوا، یہ بھی پرسوں رات کو ہوا ہے. وہ کوئی رکشے پہ جائے تھے دلہن لے کے، اور جس سوسائٹی میں جسٹس نہ ہو، مجرم آزاد پھرتے ہوں، ضمانتیں ہو جاتی ہوں آسانی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے جرم نہیں کر رکھا اگر اس کو ٹارگٹ بنانا ہے تو وہ آخری حدوں تک اس کو لاش لٹکا دے، اور جس کو نہیں پکڑنا ہے وہ اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا ندا کہ جس معاشروں میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرے کم ہی چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں جب خوفناک بات ہے تو لوگوں کو ڈر نہیں ہے نا. اور ندا یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو کچھ برا ہے جہاں جہاں برا ہو، ندا میں ایک ہی بات کہوں گا، اس کے سول رسپانسبل وہ لیڈرشپ ہے ہر دور کی جو پاور میں رہی. صحیح. اور اگر وہ کسی کوالٹی کے ہوتے، وہ کوئی ادراک رکھتے ہوتے تو آج یہ معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا عمران خان کو اس دن خاتون نے پوچھا جی کہ وہ عورت نے خودکشی کر لی بھوک سے، تو کہتا جی میں کیا کروں. یہ اسٹریٹ فارورڈنس نہیں ہے، یہ بھونڈا پن ہے. وہی نا، لیکن ندا دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس منصب پہ بیٹھا ہوں. یہ اس منصب کے تقاضوں پر انتہا درجے کا بھونڈا پن ہے، قابل افسوس ہے. اس کے اوپر ہمیں ماتم اور دکھ منانا چاہیے. کر رہے ہیں وزیر اعظم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کچھ. وہ دیکھیں وہ خلفاء راشدین نے کہا کہ اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا بھی اگر مر گیا تو اس کے وہ جواب دے ہوں گے. عمران خان صاحب جو کچھ آپ کے دور میں برا ہو رہا ہے اس سب کے آپ ذمہ دار ہیں، اور یہ تھوڑی دیر کے منصب کے لیے اپنی آخرت کیوں آپ تباہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ یہ جو چند دن آپ وہ بنی گالہ میں باسی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کتنی قیمت آپ کو اگلے جان بھرنی پڑ جائے گی. تو جس شخص کو اپنے منصب کو کے تقاضوں کو پورا کرنا نہ آتا ہو، اس سے انصاف کرنا نہ آتا ہو، اگر اس میں ذرا بھی عقل ہے تو اس کو وہ منصب نہیں لینا چاہیے. دنیا تو تھوڑی سی ہے ندا، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. اس کے انجوائے کیے ہوئے کسی بھی منصب کو جہاں بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس اختیار کیا ہے، یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے یہاں پہ ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں. جو اختیارات انجوائے کرتا رہا وہ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کی، اللہ کے فضل سے مجھے پکا یقین ہے اگلے جان اس کی اتنی لمبی گرفت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں کہتا ہوں لوگ بھاگے جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں جی جج لگ جائیں. اگر ان کو ذرا ادراک ہو کہ جج کی گرفت کتنی ہے، میں بتاؤں جی جج کی گرفت ایکچولی دین ہمارا کیا دیتا ہے. جج تو کوئی زیرو شخص، سیانہ شخص کبھی جج نہ بننا چاہے، جج کی خواہش نہ کرے. میں بتاؤں ندا وہ ریڈی لگا لے، وہ مزدوری کر لے، وہ جج کبھی نہ لگے اگر اس کو یہ پتا ہو کہ جج کی پکڑ کتنی ہے. کتنی پکڑ ہے. آپ غلط فیصلہ سنا دیں اور وہاں پہ چند دن بیٹھ کے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے جج لگاؤ. اپنے منصب کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی ندا ایک مزے بات ہوں، جو بھی کسی منصب کا خواستگار ہو نا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس منصب پہ پہنچے. میں بتاؤں جب بھی کوئی کسی منصب کی خواہش کرے اور اس کے لیے ایفرٹ کرے کہ میں اس منصب پہنچوں، وہ اس قابل نہیں ہوتا اس کو اس منصب پہ لگایا جائے. صحیح. وہ اس منصب پہ پہنچنا اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اس کی شہرت کا ایشو ہوتا ہے، اس کی شناخت کا ایشو ہوتا ہے،
اس کے کوئی مادی مفادات جڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کی ایگو اسٹیم کا ایشو ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر کے وہ روحانی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں پہ حکمرانی کرنے کی. تو سمپل بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی منصب کا خواستگار ہونا ندا اس کو وہاں نہیں پہنچنا چاہیے. اور جو لوگ کمپیٹنٹ ہوں اور منصب کے خواستگار نہ ہوں، اللہ ان کو آگے لے آئے تو قومیں راستے پہ چلتی ہیں. ہاں جو اگر 22 سال سے وہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے رہے اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ ویسے ہی سو گئے جیسے وہ جو کچھوے اور خرگوش کی ریس سنی تھی نا، خرگوش صاحب نے دوڑ گئے ایک دفعہ، خرگوش ان سے جیت کے آگے جا کے درخت کے نیچے سو گیا، وہ کچھوا چلتے تھے آگے نکل گیا. یہ بھائی صاحب نے 22 سال تو بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد یہ سو گئے ہیں درخت کے نیچے برگد کے. یہ ان کو دیکھنا نہ چاہیے کہ یہ برگد کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں تو اس کی کتنی باری قیمت یہ بھریں گے، اور ہم بھی بحثیت قوم بھر رہے ہیں. اس کو سمجھنا بڑا سخت ضروری ہے. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے اپنی مصروف میں سے ٹائم نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ نمبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.